रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवा परिवहन के लिए सीमाएं खुली रहेंगी। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। राज्य में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बाजार और सड़कें एकदम सुनसान नजर आ रही हैं। यहाँ की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार ने। झारखंड में आज से एक बार फिर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा चरण शुरू हुआ है। ये चरण जो है ये हफ्ते भर चलेगा और इसके जरिए इस बार कुछ पाबंदियां और बढ़ाई गई है। दोपहर में ही 2 बजे तक दुकान खुले रहेंगे और लोगों को आवाजाही के लिए 3 बजे का वक्त जो दुकानदार है उनको दिया गया है, ताकि जो कोरोना संक्रमण का चेन है उसे तोड़ा जा सके। हालांकि पिछले एक हफ्ते से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसे एक मिनी लॉकडाउन का रूप दिया गया था। और जिस तरीके से बहुत सारी पाबंदियां इसमें लगाई गई है, चाहे वो शादी विवाह का फंक्शन हो या कोई दूसरे तरह के जो फंक्शंस लोग मनाते हैं, उसमें भी पाबंदियां लगाई गई थी और एक सीमित संख्या की गई है। और उसके बाद आज सुबह से फिर उसका हफ्ते भर के लिए विस्तार कर दिया गया है, ताकि जो राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है उस चेन को खत्म किया जा सके, लोगों को परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और लगातार जो स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य में है उसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम सड़कों पर देख सकते हैं, ये व्यस्ततम चौराहा है रांची का, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आवाजाही बहुत ज्यादा हुआ करती थी वो आवाजाही कम हुई है और लोग अब एक तरीके से जागरूक भी हुए हैं। और लोग जो सरकारी गाइडलाइंस हैं और कोरोना को लेकर जो एसओपी जारी किया गया है उसका हम देख रहे हैं कि लोग पालन कर रहे हैं और घरों से बेवजह बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि चिंता की एक बात यह है कि झारखंड में अभी कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो घट नहीं रहे हैं और लगातार वो 6-7 हजार के आसपास पहुंच रहे हैं। और झारखंड रांची में भी ये आंकड़ा 1500 से ऊपर जा रहा है। और राज्य के जो बड़े शहर हैं, अगर हम बात करें जमशेदपुर की, धनबाद की, बोकारो की, इन सब जगहों पर भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लोगों से सरकार ने अपील की है कि वो अपने घरों में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और सरकार का समर्थन करें और कोरोना का जो चेन ये बढ़ रहा है उस चेन को तोड़ने में मदद करें। तभी हम कोरोना की लड़ाई आसानी से जीत सकते हैं और राज्य को कोरोना मुक्त बना सकते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। मध्य प्रदेश के भोपाल में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद हैं, सड़कें सुनसान रहीं। ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच करती दिखी। भोपाल में 3 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। तो भोपाल पूरी तरह लॉकडाउन दिख रहा है। लोग घरों के अंदर, बाजार पूरी तरह से बंद। जम्मू कश्मीर सरकार ने 11 जिलों में 84 घंटे का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। ये जिले श्रीनगर, बडगांव, अनंतनाग, बारामूला, गंदरबल, कुलगांव, पुलवामा, कठुआ, रियासी और उधमपुर हैं। इन जिलों में कर्फ्यू आज शाम 7 बजे से प्रभावी हो जाएगा और सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग के सचिव सिमरनदीप सिंह ने कहा है कि इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ते कोविड संक्रमण में कमी लाना है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं की आवाजाही को ही छूट मिलेगी। और इस पर और जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे संवाददाता रमेश रैना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश, ये बताइए हमें कि जिस तरीके का निर्णय लिया गया है, 11 जिले जिनके अंदर ये कोविड लॉकडाउन शुरू किया जा रहा है, ऐसे में इसको लेकर तैयारी कैसी है प्रशासन की? क्योंकि आवश्यक सुविधाएं, कहा जा रहा है सभी राज्यों में जो लगा रहे हैं लॉकडाउन की, आवश्यक सुविधाएं जारी रहेंगी। जी मैम, मतलब जैसे आपने कहा कि आज शाम को 7 बजे से 3 मई तक 84 घंटों का जो कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में। और ये वो 11 जिले हैं जहां पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है। और
इसको देखते हुए प्रशासन ये सोचा कि इसमें हम कोरोना कर्फ्यू आज शाम से लगाया जाए। रही बात एसेंशियल सर्विस की, वो उन्हें सरकार ने ये पूरी तरह से जानकारी दी है कि जो भी एसेंशियल सर्विस है उनमें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, वो तो पूरी तरह चलेगी। लेकिन बेवजह जो लोग बाहर सड़कों पे घूमते थे उनको मतलब उनकी रोकथाम के लिए यह जरूरी करना पड़ा कि कर्फ्यू लगाना पड़ा आज शाम से। अब देखिए, पिछले 3-4 दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर में जो कोरोना ये पेशेंट है उनकी संख्या 3000 से ज्यादा बढ़ रही है, 300 से ज्यादा आ रही है। और जो मृत्यु दर है वो भी कुछ बढ़ रहा है। कल भी कोई 30 व्यक्तियों की हम जम्मू कश्मीर में मृत्यु हो गई, परसों भी 31 या 32 लोगों की मृत्यु हो गई, और ये संख्या बदस्तूर बढ़ती जा रही थी। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने इन 11 जिलों में आज शाम से कर्फ्यू लगाने का निर्णय ले लिया है। जी जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि जिस लक्ष्य के साथ इस कर्फ्यू को लगाया जा रहा है कि संक्रमण की श्रृंखला टूटे, वो जरूर संभव हो सके। शुक्रिया रमेश रैना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेना द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों पर चर्चा की। जनरल एमएम नरवणे ने पीएम को बताया कि सेना के मेडिकल स्टाफ को विभिन्न राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने पीएम को यह भी बताया कि सेना देश के विभिन्न हिस्सों में अस्थायी अस्पताल स्थापित कर रही है। जनरल एमएम नरवणे ने पीएम को अवगत कराया कि सेना जहां भी संभव हो नागरिकों के लिए अपने अस्पताल भी खोल रही है। उन्होंने कहा कि नागरिक अपने नजदीकी सेना अस्पतालों का रुख कर सकते हैं। और कोविड महामारी की गंभीर होती स्थिति के बीच भारतीय थल सेना ने पुणे में कमांड अस्पताल के पुराने परिसर में कोविड मामलों के लिए समर्पित एक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया है, जिसमें जिला चिकित्सा अधिकारी पुणे द्वारा रेफर किए गए आम मरीजों का इलाज हो सकेगा। इस केंद्र की खास बात करें तो पुणे में कमांड हॉस्पिटल के पुराने परिसर में कोविड मामलों के लिए समर्पित चिकित्सा केंद्र बनाया गया है। जिला चिकित्सा अधिकारी पुणे ही यहां आम मरीजों को रेफर करेंगे जिनका इलाज होगा, यानी सीधे भर्ती मरीजों की नहीं होगी। रेफरल के द्वारा ही मरीज दाखिल किए जाएंगे, जिनके इलाज और देखभाल के लिए सेना के चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की यहां पे नियुक्ति की गई है। यहां वो मौजूद हैं। भारतीय थल सेना ने ये खास पहल की है और सेना ने अहमदाबाद में 900 बिस्तरों और बाड़मेर में 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी तैयार किया है। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर इसी प्रकार के प्रयास किए गए हैं। भोपाल में 100 और ग्वालियर में 40 बिस्तरों वाले 2 केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय थल सेना इस संकट की घड़ी में हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है। तो जाहिर है कि सेना आगे बढ़कर इस मुश्किल समय में अपने पूरे संसाधनों के साथ सहायता कर रही है देश की। इस पर और बात करने के लिए हमारे संवाददाता अरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, भारतीय सेना हर बार हर मुश्किल में देश के सामने आगे बढ़कर सहायता करती है। ऐसे में जबकि कोरोना महामारी पैर पसार रही है, ये जो पहल, ये जो प्रयास लगातार सेना के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में किए जा रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं ये और कहां तक एक आम व्यक्ति को राहत दे सकते हैं ये? देखिए, छोटे छोटे प्रयास हर एक संस्थान कर रही है, छोटे छोटे प्रयास हर कोई कर रहा है कि कैसे कोविड महामारी से एक तरह से निजात पाया जा सके। आर्मी अपना पूरा योगदान दे रही है और हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लगातार इन रिव्यू मीटिंग्स को कंडक्ट कर रहे हैं। कल हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया से बात की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएम नरवणे से बात की, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और आज की अगर कुछ बड़ी बातों को समझने की कोशिश की जाए तो उन्होंने प्रधानमंत्री को अप्राइज कराया 3 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात ये कि जो आर्मी की जो एक्सपर्टीज है, जो मेडिकल का जो एक्सपर्टीज है, जो मैन पावर है उनको स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके वो काम करने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि जो आर्मी के अंदर जो मेडिकल स्टाफ का जो एक्सपर्टीज ग्रुप होता है वो प्राइमरीली आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे जिन स्टेट्स में ज्यादा केस लोड्स आ रहे हैं वहां पर वो मिलकर के काम करिए। दैट्स नंबर 1। दूसरा, सिविलियंस के लिए जो आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं उनके दरवाजे खोल दिए गए, यानी कि अब जो सिविलियंस हैं कई सारे स्टेट्स के अंदर, वो जहाँ पे आर्मी के हॉस्पिटल्स ऑलरेडी लोकेटेड हैं, जहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हैं, वहां पर वो चिकित्सा के लिए आगे जा सकते हैं इलाज कराने के लिए अगर कोविड महामारी से वो जूझ रहे हैं तो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई इंडियन एयरफोर्स दूसरे देशों से लेकर के आ रहा है, तो उस जो ऑक्सीजन सप्लाई है, ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए भी एक्सपर्टीज जो मैन पावर की जरूरत होती है उसको हैंडल करने के लिए, उसको टेक केयर करने के लिए
उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्राइमरीली, तो इंडियन आर्मी जो है वो भी इसके लिए आगे आई है और इस चीज को वो इंश्योर कर रही है कि कैसे इन जो ऑक्सीजन सप्लाईज है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर किया जा सके कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके जो तमाम जो स्टेट्स है जहां पे केस लोड ज्यादा है वहां पर इंश्योर किया जा रहा है कि कैसे प्राइमरीली इंडियन आर्मी अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। हम इस बात को जानते हैं कि इंडियन आर्मी के पास में काफी बेहतरीन एक्सपर्टीज होती है, तक मेडिकल ट्रीटमेंट्स की अगर बात की जाती है, तो ये जो अपने आप में कदम है काफी सराहनीय कदम माना जा रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो महामारी एक तरफ चल रही है तो दूसरी तरफ कई सारे संस्थान आगे आए हैं, कई सारे एनजीओ आगे आ रहे हैं, लोग कई सारे आगे आ रहे हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन आर्मी है वो भी वॉर फुटिंग पे काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन चीजों को रिव्यू कर रहे हैं। आज उन्होंने बात की है MM नरवणे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ममता जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल चुनावों की, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा के 8वें और अंतिम चरण के लिए इस वक्त मतदान चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोपहर 12 बजे तक 37.8% मतदान हुआ। मतदान आज शाम 6:30 बजे तक चलेगा और इस चरण में 4 जिलों की 35 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 35 महिलाओं सहित कुल 283 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में CPIM और इंडियन सेक्युलर फ्रंट शामिल हैं। CPIM 10 सीटों पर और ISF 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 8वें और अंतिम चरण के लिए राज्य में 8 चरणों में होने वाला चुनाव अब आज समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सभी को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है और सभी मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। अगर किसी मतदाता का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया जाता है तो उसे मतदान के अंतिम घंटे में वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। मतगणना 2 मई को होनी है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोलकाता के चौरंगी में अपना वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और इस वक्त कोलकाता उत्तर से हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, पिछले चरणों में हमने देखा है कि हिंसा की घटनाएं आती रही हैं। उत्तर कोलकाता से तो अभी सुबह से भी खबरें आ रही हैं कि कुछ छोटी मोटी झड़पें हो रही हैं, तो किस तरह आगे बढ़ रहा है मतदान? देखिए, बिल्कुल अगर हम पिछले चरणों को भी देखें ममता, जो 7 चरण हुए हैं तो कहीं ना कहीं से छोटी मोटी जो छुटपुट वारदातें हैं वो जरूर आती रही हैं, लेकिन बड़ी जो हिंसा है वो चौथे और 5वें चरण का जब चुनाव हुआ था उस समय हुई थी। उस तरह की जो हिंसा है वो देखने को नहीं मिली है, क्योंकि कहीं पर भी उत्तर जो कोलकाता है वहां पर 2 जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए। उसके बाद थोड़ी सी अफरा तफरी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग और इसके अलावा हमारे सुरक्षा बलों ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया है। वहां से सभी लोगों को हटा दिया है और अब कह सकते हैं कि उत्तर कोलकाता में जो चुनाव है, जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कहीं से भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय जो खबर है वो अब नहीं निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद, मालदा और दूसरी जगहों पर जहां पर ये 8वें और अंतिम चरण का जो चुनाव चल रहा है वहां पर भी जो स्थिति है वो सामान्य है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जो सुरक्षा बल हैं उनको तैनात किया गया है। 700 के करीब जो कंपनियां हैं वो सुरक्षा का जो जिम्मा है वो उठा रही हैं और इसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करा रही हैं। सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर है कि चूंकि कोरोना काल में ये मतदान चल रहा है तो कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए, क्योंकि कलकत्ता और उसके आसपास की स्थिति को आप देखें ममता, तो पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी से कोरोना के जो केस हैं वो यहाँ पर सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में 17,000 के करीब पिछले 24 घंटे में केस आए, जो एक रिकॉर्ड है। इसी तरीके से अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में 13,000 से ये आंकड़ा शुरू हुआ था, 13,000, 14,000, 16,000 और अब 17,000 पे पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाना एक कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के लिए एक चैलेंज था और चुनाव आयोग ने इस चैलेंज पे पूरी तरीके से खरा उतरा और अब जितने भी मतदान केंद्र हैं वहां पर सैनिटाइज के साथ साथ जितने भी जो लोग हैं वो मास्क पहनकर जाएंगे और इसके अलावा जो ग्लव्स है उसे पहनकर ही ईवीएम मशीन तक पहुंचेंगे। इसके साथ ही 2 मई को जब मतगणना होगी उसके लिए भी एक विस्तृत गाइडलाइन चुनाव आयोग ने पेश की है कि जहां पर भी मतगणना होगी उस पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया जाएगा। जो भी लोग अंदर जाएंगे RT-PCR टेस्ट करा के अंदर जाएंगे, जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी वही अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा जो विजयी प्रत्याशी होंगे वो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने साथ
केवल 2 लोगों को लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी विजय जुलूस नहीं होगा। मतदान केंद्र जहां पर वोटिंग होगी और इसके अलावा जहां काउंटिंग होगी वहां पर किसी भी तरह की जो भीड़ है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक स्पेशल नोडल जो हेल्थ ऑफिसर है उसको नियुक्त करने की बात चुनाव आयोग ने की है। तो तमाम तरह के जो उपाय हैं वो चुनाव आयोग उठा रहा है और अभी सभी जगह से जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जी, यानी नीरज, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन पूरी तरह से इस चरण में भी किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से बेहतर मत प्रतिशत हर बार पश्चिम बंगाल में नजर आता है, आज के चरण में भी तस्वीर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात उन खबरों की जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में सुर्खियां बटोर रही हैं। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने लीमा की सड़कों पर कब्जा कर लिया, जिस कारण प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने कहा है कि 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आइए रुक कर लेते हैं खेल खबरों का। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा और ये मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा। गत चैंपियन मुंबई इंडियंस को अपने पिछले मैच में पंजाब किंग्स के हाथों 9 विकेट की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से मात दी थी। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को जीतकर जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेंगे। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स दोनों ने अब तक 5-5 मैच खेले हैं और 2-2 में जीत दर्ज की है। मुंबई की टीम अंक तालिका में चौथे, जबकि राजस्थान 7वें स्थान पर है। वहीं अपने पिछले मैच में 1 रन से करीबी हार झेलने वाली दिल्ली कैपिटल्स आज दिन के दूसरे मैच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल के 14वें सीजन के 25वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। दिल्ली को अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हाथों 1 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा था, जबकि उसने अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर में मात दी थी। और 11 से 13 जून के बीच होने वाले कैनेडियन ग्रां प्री को टाल उसकी जगह टर्किश ग्रां प्री को शामिल कर लिया गया है। इस बात की पुष्टि फार्मूला 1 ने की। दरअसल कोरोना के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के चलते फार्मूला 1 को यह फैसला लेना पड़ा। कनाडा में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करना पड़ता है, जो कि फार्मूला 1 कैलेंडर के हिसाब से फिट नहीं बैठता था। टोक्यो 2020 ओलंपिक के आयोजनकर्ताओं ने खेलों के दौरान कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कल कड़े उपायों की घोषणा की। इनमें खिलाड़ियों का रोजाना कोविड परीक्षण करने की योजना भी शामिल है। ओलंपिक खेल शुरू होने में मात्र 3 महीने का समय बचा है और जापान में टीकाकरण अभियान धीमी गति से चल रहा है। इस वजह से खेलों के आयोजन के बारे में अब चिंताएं उठनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने लोगों की नाराजगी का उनको सामना करना पड़ रहा है और सुगा ने ओलंपिक समय पर आयोजित करने का संकल्प एक बार फिर दोहराया है। विदेशी दर्शकों पर पहले ही रोक लगा दी गई है, जबकि घरेलू दर्शकों के बारे में फैसला जून में लिया जाना है। जापान में ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होने हैं। टोक्यो 2020 के आयोजन समिति के अध्यक्ष सेइको हाशिमोतो ने कहा है कि आयोजक जहां तक संभव हो सके बड़ी संख्या में दर्शकों को खेलों को देखने की अनुमति देना चाहते हैं और वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करने को भी तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और जापान की सरकार ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वो कोविड रोकथाम के लिए हर संभव उपाय करेंगे और सुरक्षा उनकी उच्च प्राथमिकता की सूची में शामिल है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ही। ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your bill. I'm cool, chill your bill. I'm cool, chill your bill. आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। महात्मा के मंत्र। Good afternoon and welcome to Midday Prime. I'm Shreya Upadhyay. As India continues her fight against coronavirus, your channel Doordarshan stands with you in these testing times, and that is why we're all wearing masks to stress more and more on how important it is for all of us to mask up even indoors now. We're in this together and we will battle it out together. Now, in the next 1 hour, we'll get you a complete roundup of the COVID-19 situation from across the country, the progress of the vaccination coverage, and of course, more on the final phase of voting that is underway in West Bengal. This and much more up ahead, but first, let's get you the headlines that we are tracking at this hour. International community continues to support India in the fight against COVID-19. 40 nations pledge their support. Second batch of 120 oxygen concentrators from UK reached Delhi today morning. Medical aid from US worth $10 crore to start from today. Supplies from Russia and Germany also reach India. More than 15 crore vaccinations administered so far. Countrymen continue to voice their support for the third phase of vaccination. CoWIN app sees over 1.7 crore citizens register themselves so far. Over 3,79,000 corona cases reported in the last 24 hours. States impose strict restrictions to arrest the surge in coronavirus cases. 4-day lockdown in Goa from today. Ongoing lockdown extended in Jharkhand by a week. And Bihar and Jharkhand extend the duration of night curfew from today. Prime Minister Modi reviews Indian Army's preparedness and initiatives for COVID management. Chief of Army Staff General M.M. Naravane informs that medical staff of Army is being made available to various state governments. Indian Army also setting up temporary hospitals in various parts of the country. Chardham Yatra suspended in view of the rising cases of COVID-19 in Uttarakhand. Chief Minister Tirath Singh Rawat makes the announcement.
adding that only priests will perform the puja. And voting in 8th and final phase of West Bengal Assembly elections underway amid COVID protocols, counting to be held on the 2nd of May. All right, let's begin this bulletin with the big news that we are tracking. As India battles its worst COVID-19 surge, the world community has come forward to lend a hand of support and cooperation. 40 nations, including immediate neighbors, have pledged their support in the form of critical equipments and medicines to India. We have actually received offers of assistance from various governments. We've been, actually there has been quite an outpouring of I would say solidarity with India. There's been outpouring of, let's say, assistance from various countries. Over 40 countries have actually committed to provide us with many of the items that we need most urgently. And India has set its priorities clear, and liquid medical oxygen and drugs in shortage top the list. We have, as I mentioned, prioritized certain areas. I think oxygen, liquid oxygen is one of the areas that has been a priority. We've also seen the requirement for anything that produces, equipment that produces oxygen, oxygen generators, oxygen concentrators, oxygen producing equipment, cryogenic tankers, transportation equipment for oxygen. We've also needed some urgent pharmaceutical products like remdesivir and tocilizumab, which is also a drug that is quite urgently required. Although we produce remdesivir, but given the requirements, obviously the production has not been adequate to meet the immediate shortfall. Well, the cooperation is an all-encompassing effort to bolster the health infrastructure and supply essential drugs to India. The cooperation will be at multiple levels. One is that we are looking at government-to-government sourcing. In other words, government has an empowered group, which is Empowered Group 2. This group has been engaged with seeing how we can quickly source, bulk oxygen, bulk liquid oxygen, etc. And they've done some very commendable work in getting some immediate results in that area. The second is an area in which we have actually received offers of assistance from various governments. The third area is in terms of procurement by Indian corporates. Many of the larger Indian companies have who are already very integrated into supply chains globally. The fourth area is international corporates. In the US, for example, a very large number of corporates have come together under the auspices of the State Department and some government facilitation to offer assistance through their own resources. And finally, Indian community associations, individuals who have, I think from all over the world come forward to say that what can we do to assist. Well, the Foreign Secretary also said that the priority would be to ensure quick and hassle-free clearance of the incoming aid. Our objective is to ensure that we channelize all of this assistance that is both sought by us and being received in a manner that is as effective as possible. In other words, how do we receive it? How do we ensure that we facilitate quick clearance? And not only that, we ensure that all of this is taken to different parts of the country where it is needed most critical areas. In that context, of course, we have had very strong interministerial and interagency cooperation. Cabinet Secretary has been overseeing